ओके, नाउ फॉर बेसिसिटी, जैसे हम एसिडिटी बेसिस के लिए डिफाइन कर रहे थे, वैसे ही बेसिसिटी हम किसके लिए डिफाइन करेंगे? एसिड्स के लिए, ठीक है। सो हियर वी विल राइट इट इज डिफाइंड फॉर एसिड्स, और डेफिनेशन क्या है? दो चीज़ों के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफाइन करेंगे। एक तो नंबर ऑफ H प्लस आयन गिवन अप बाय 1 मोल ऑफ एसिड, ओके। और दूसरा डेफिनेशन क्या हो जाएगा इसका? नंबर ऑफ OH माइनस आयन टेकन अप बाय 1 मोल ऑफ एसिड। अब क्योंकि आपने एसिडिटी वाला देख लिया था तो ये थोड़ा सा इजी लगेगा। इसका अगर मुझे इक्विवेलेंट वेट निकालना है, क्योंकि हम एसिड्स के लिए डिफाइन कर रहे हैं, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड विल बी मोलर मास ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय बेसिसिटी, जो भी उसकी बेसिसिटी होगी, या फिर एन फैक्टर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एग्जांपल। एग्जांपल्स में पहले फर्स्ट टाइप के हम एग्जांपल्स करेंगे। जैसे मैं ले रही हूँ HCl, तो HCl जब ब्रेक होगा तो एक H प्लस आयन और एक Cl माइनस आयन में ब्रेक होगा। तो अगर मुझे HCl का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, ओके, तो व्हाट आई एम गोना डू, कितने इसकी बेसिसिटी कितनी होगी? 1, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा? मोलर मास डिवाइडेड बाय 1। अंडरस्टूड? अगर मैं H2SO4 ले रही हूँ, ये ब्रेक होता है 2H प्लस आयन एंड SO4 2 माइनस पे, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? 2। तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा? मोलर मास डिवाइडेड बाय 2, जो भी आपके पास H2SO4 का मोलर मास आएगा। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ H3PO2, देन H3PO3, देन H3PO4। इसमें एक्सेप्शन होता है, ओके। एक्सेप्शन के केस में जब ये ब्रेक डाउन होता है तो दिखने में हमको लग रहा है कि 3H प्लस आयन है इसके पास, बट एक्चुअली एक ही H प्लस आयन होता है, एंड ये फॉर्म करता है H प्लस H2PO2 माइनस। This also shows that you have 3 H plus ion, but actually में it has 2 H plus ion and it forms HPO2 minus, and H3PO3 में 3 दिख रहा है और 3 होता भी है, so you have 3 H plus ion plus PO4 2 minus। तो यहाँ पे इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई? 1, इसकी बेसिसिटी हो गई 2 एंड इसकी बेसिसिटी हो गई 3। तो अगर मुझे इक्विवेलेंट वेट निकालना है, so that will be the molar mass divided by 1, for this one molar mass divided by 2, and for this one molar mass divided by 3। ये इसके टोटली स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। अगर मैं H3PO2 का स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये होता है। अब इस स्ट्रक्चर्स में से सिर्फ यही वाला हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक होता है, बाकी दोनों हाइड्रोजन्स जो है वो एसिडिक नहीं है। अंकित क्लास अटेंड नहीं करते हो क्या? इक्विवेलेंट वेट इज योर E। जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे लिखा भी है इक्विवेलेंट वेट ऑफ Mg E, मतलब इक्विवेलेंट वेट E की बात हो रही है। ओके, अगर हम H3PO3 का स्ट्रक्चर देखें तो इस केस में आपके पास P डबल बॉन्ड O, OH एंड OH ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ओके। सो इस केस में 2 हाइड्रोजन्स अवेलेबल हैं फॉर एसिडिक बिहेवियर। ये बाकी ये वाले हाइड्रोजन जो डायरेक्टली फॉस्फोरस से जुड़े वो एसिडिक नहीं होते, सारे हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होते हैं ना, वही हाइड्रोजन्स एसिडिक होते हैं जो F, O और N से जुड़े हों। दैट मीन्स फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, बस वही एसिडिक होंगे, बाकी एसिडिक नहीं होते। और लास्ट वाले स्ट्रक्चर की आप बात करो तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। So again it has 3 hydrogens here for acidic behavior, that is why you are going to get
the value here 3. हाँ, सेकंड में H3PO3 है. ओके, एक हाइड्रोजन भी होता है, सॉरी, एक हाइड्रोजन भी होता है यहाँ पे. ठीक है. ओके, सो दिस वाज योर एक्सेप्शनल बिहेवियर हियर फॉर ऑल दीज 3 एसिड्स, क्योंकि दिखने में थोड़ा सा अजीब लगता है, बट दिस इज इट. चलो, तो एसिडिक बिहेवियर वही हाइड्रोजन शो करेंगे जो फ्लो FON से जुड़ा हो. और आप एक्चुअली ये भी बोल सकते हो कि एसिडिक हाइड्रोजन मोस्ट ऑफ द केसेस में, अगर और उसको हम पढ़ेंगे वैसे तो केमिकल बॉन्डिंग में, और अगर और डिटेल में देखना है तो जितने भी ग्रुप 16 एलिमेंट्स है, दैट मीन्स ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, पोलोनियम, और जितने भी आपके ग्रुप 17 एलिमेंट्स हैं, दैट मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन सब से अटैच जो आपके पास हाइड्रोजन होते हैं, दे आर क्वाइट एसिडिक इन नेचर. बट बहुत नॉर्मल केसेस में हम FON फॉन की बात करते हैं. इज इट क्लियर? ओके, नाउ यहाँ पे जो मैं H3PO3 ले रही हूँ, मान लो इंस्टेड ऑफ गिविंग 2 हाइड्रोजन, कोई रिएक्शन कर रहा हो और किसी रिएक्शन में ये सिर्फ एक ही हाइड्रोजन दे, तो ये 2 एन फैक्टर शो कर सकता है. तो इसीलिए इसकी आपके पास 2 एन फैक्टर वैल्यू हो जाएगी. एक बार मोलर मास डिवाइडेड बाई 1 और दूसरा मोलर मास डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो एक साथ दोनों के दोनों हाइड्रोजन दे दे. हो सकता है पहले एक दे रहा हो फिर बाद में दूसरा दे रहा हो. तो अगर एक हाइड्रोजन देगा तो डिवाइडेड बाई 1 करोगे, और अगर दोनों हाइड्रोजन साथ में दे दिए तो डिवाइडेड बाई 2. ऐसे ही H3PO4 के लिए इसके पास 3 एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये भी 3 वैल्यू दे सकता है. मोलर मास डिवाइडेड बाई 1, मोलर मास डिवाइडेड बाई 2, मोलर मास डिवाइडेड बाई 3, डिपेंडिंग अपॉन कितने हाइड्रोजन दे रहा है. अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है और सीधा यही आपको गिवन है, इन दैट केस आप सारे के सारे हाइड्रोजन को कंसीडर करके, एसिडिक हाइड्रोजन को कंसीडर करके आप इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करोगे. अब एक्सेप्शन के केस में सेकेंड आपके पास आ जाएगा BOH whole thrice. This is known as your boric acid. अब इसको देख के ऐसा लगता है कि ये कंपाउंड के पास OH प्रेजेंट है या बेसिक है ये, बट इट इज़ नॉट बेसिक इन नेचर. एक्चुअल में इट इज़ रिटन एज लाइक दिस H3BO3, और आपको कंफ्यूज करने के लिए इस फॉर्म में वो लिख सकता है. ओके, नाउ H3BO3 को जब आप वाटर के साथ रिएक्शन करते हो तो इट फॉर्म्स BOH होल 4 माइनस प्लस H प्लस आयन. सो बेसिकली ये जो आपके पास है, इट इज़ अ एसिड एंड इट इज़ नोन एज ल्यूइस एसिड. ठीक है, तो ये वाटर से OH माइनस आयन गेन करके H प्लस आयन जो है एक रिलीज कर देता है. तो इस केस में मैं इसकी बेसिसिटी की बात करूँगी. बेसिसिटी कितनी होती है? 1. तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा? मोलर मास डिवाइडेड बाई 1. सो अगेन दिस इज योर एक्सेप्शन. अब ये BOH होल थ्राइस के फॉर्म में भी आपको क्वेश्चन में दिख सकता है, और H3BO3 के फॉर्म में भी क्वेश्चन में आप ऑब्जर्व कर सकते हो. सो अगर बोरिक एसिड आ जाए या ये तीनों आपके पास एसिड्स हैं, तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट. हमेशा इसके लिए ये 3 ही फॉलो करने हैं अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में मेंशन ना हो. अगर मेंशन हो गया कि एक ही हाइड्रोजन दे रहा है तो डिवाइडेड बाई 1 करोगे, और 2 हाइड्रोजन दे रहा है डिवाइडेड बाई 2. सेम इज द केस ऑफ H3PO4. नाउ सेकेंड केस की जब हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स में, जहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन नहीं है देने के लिए, या रिएक्शन में बात हो रही है, तब हम कैसे करेंगे. तो इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा, विल बी टॉकिंग अबाउट सम ऑक्साइड्स NH4 प्लस एंड salts which are acidic in nature but they have no H प्लस आयन. ठीक है, H प्लस आयन के पास नहीं होता है, या फिर रिएक्शन में बात हो रही है. जैसे अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ, यहाँ पे ऊपर जो हमने एग्जाम्पल लिए उसको अब रिएक्शन में देखेंगे. H3PO4, उसका रिएक्शन कराया हमने बेस के साथ NaOH.
तो ये क्या फॉर्म करेगा, NaH2PO4 प्लस H2। तो अब H3PO4 जो है आपके पास, ये टोटल कितने हाइड्रोजन दे सकता था, 3, है ना, कितने हाइड्रोजन दे सकता था, 3। बट जब ये रिएक्शन किया NaOH के साथ, तो यहाँ पे इसने कितने हाइड्रोजन रिप्लेस करे, या कितने OH को यहाँ पे रिप्लेस किया, सेकेंड डेफिनेशन के बेसिस पे जाओगे तो एक ही OH को रिप्लेस किया, तो यहाँ पे इसकी बेसिसिटी अब क्या हो गई, 1। तो अगर मैं अब इसका इक्विवेलेंट वेट लिखूंगी तो अब क्या हो जाएगा, मोलर मास डिवाइडेड बाई 1। तो मैंने आपको यहाँ पे इसीलिए नोट डाल के, जब हम स्टार्ट कर रहे थे इक्विवेलेंट वेट, तो आपको बोला था कि n फैक्टर ऑफ अ सिंगल सब्सटेंस विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस, और या फिर बोल सकते हो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस। ठीक है, तो बेसिक डेफिनेशन आपके पास सेम ही, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर रिएक्शन में नहीं गिवन है तो आप इसको मोलर मास बाई 3 लिखते, बट क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन में गिवन है, आप देख रहे हो कि एक ही OH को ये रिप्लेस कर रहा है, देन आपके पास इसके पास इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा मोलर मास डिवाइडेड बाई 1। नाउ सेम एग्जांपल ले रही हूँ मैं, H3PO4 को 2 मोल्स ऑफ NaOH के साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं। सो नाउ इट इज फॉर्मिंग Na2HPO4 प्लस 2H2। तो अभी इसने कितने OH को रिप्लेस किया, यहाँ पे 2 OH को रिप्लेस कर दिया, तो बेसिसिटी कितनी हो गई अब, 2। तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा इसका, मोलर मास डिवाइडेड बाई 2। सेम रिएक्शन को अगर मान लो मैं 3 मोल्स ऑफ NaOH के साथ रिएक्शन कर दिया, तो क्या फॉर्म करेगा, Na3PO4 प्लस 3 मोल्स ऑफ H2O। अब इस एसिड ने 3 मोल्स ऑफ OH को रिप्लेस किया है, तो बेसिसिटी कितनी हो गई इसकी, 3। तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, मोलर मास डिवाइडेड बाई 3। लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस। सो मोस्टली एग्जाम में यही सब एग्जाम्पल्स आते हैं। कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स बता देती हूँ, यू माइट कम अक्रॉस इन फ्यू एक्स्ट्रा बुक्स। ठीक है, जैसे मैं CO2 का रिएक्शन करा रही हूँ CaOH होल ट्वाइस के साथ, तो ये फॉर्म कर रहा है CaCO3 प्लस H2O। तो आप देखोगे क्या कैल्शियम जो है यहाँ से, या फिर आप कार्बन बोलो, वो इसके कितने OH को रिप्लेस कर दिया, दोनों OH को। तो इस केस में बेसिसिटी कितनी हो गई, 2। तो इक्विवेलेंट वेट क्या लिखोगे आप, मोलर मास, जो भी CO2 का मोलर मास होगा डिवाइडेड बाई 2। ऐसी अगर मैं ले लूँ, इस यहाँ पे लिख रही हूँ मैं एक्स्ट्रा, N2O5, उसका रिएक्शन करा रहे हैं हम लेट्स से 2 NaOH के साथ, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है 2 NaNO3 प्लस H2O। ओके, अब यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो कितने OH माइनस आयन को रिप्लेस कर रहा है, यहाँ पे जल्दी से बताओ, कितने OH को रिप्लेस कर रहा है, यस 2 को। तो बेसिसिटी कितनी हो गई, 2। इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, मोलर मास डिवाइडेड बाई 2। ऐसे ही अगर मैं ले लूँ NH4Cl, उसको रिएक्शन कराया हमने NaOH के साथ, तो ये फॉर्म कर रहा है NaCl प्लस H2O प्लस NH3। ठीक है, तो अब ये बताओ, ये यहाँ पे कितने OH को रिप्लेस किया, NH4Cl ने कितने OH को रिप्लेस किया, जल्दी से आंसर बताओ। गुड, 1। तो बेसिसिटी कितनी हो गई, 1। इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, मोलर मास डिवाइडेड बाई 1। नेक्स्ट अगर हम ले लें SOCl2, रिएक्शन करा रहे हैं NaOH के साथ। अब देखो, मुझे नहीं पता, SOCl2 इतने नॉर्मली नहीं पता होता बच्चों को या किसी को भी कि ये एसिड है या फिर बेस है। ओके, सो फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू इज, क्योंकि रिएक्शन बेस के साथ कर रहा है तो ऑफ कोर्स SOCl2 एसिड होगा। प्रोडक्ट आपको गिवन होगा, प्रोडक्ट मिल रहा है Na2SO3, यहाँ पे हो गया 4, ये हो गया
2NaCl प्लस 2H2। तो यहाँ पे एक SOCl2, हमेशा यहाँ पे देखो इधर मैं जितना भी कर रही हूँ 1 मोल ही हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि इक्विवेलेंट वेट हम डिफाइन किसके लिए करते हैं, 1 मोल के लिए ही हमेशा। तो यहाँ पे SOCl2 कितने OH माइनस को रिप्लेस कर रहा है NaOH से, जल्दी बताओ। ओके गुड, 4 है ना। तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, मोलर मास डिवाइडेड बाई 4। क्लियर है। तो अगर आपसे इस टाइप के किसी भी क्वेश्चंस में इक्विवेलेंट वेट पूछे तो आई थिंक आप कर लोगे अब। हाँ प्रशस्ति, उल्टा है, तो वो चीज़ ध्यान रखना है। एसिडिटी डिफाइन हो रही है बेसिस के लिए, बेसिसिटी डिफाइन हो रही है एसिड्स के लिए, बस। ओके, नेक्स्ट आपको लिखवाया था सी, है ना, ABC था, तो C इज फॉर योर चार्ज। इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, पहले A बात करते हैं फिर B की बात करेंगे। तो ये जो चार्ज है बेसिकली इट इज defined for ions as well as salts which are neither undergoing oxidation और रिडक्शन। मतलब ऐसा कोई कंपाउंड या ऐसा कोई सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं शो कर रहा है और चार्ज उसमें प्रेजेंट है, तब आपको किस तरीके से निकालना है। तो पहले हम बात करते हैं आयन की। तो आयन के लिए अगर मुझे कभी भी इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करना है तो उसका इक्विवेलेंट वेट फॉर एनी आयन विल बी इक्वल टू आयनिक वेट, उस आयन का जो भी वेट होगा डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन द आयन। लाइक दिस। सो अगर मेरे को H प्लस आयन का निकालना है तो इक्विवेलेंट वेट कितना होगा H प्लस आयन का, जो भी उसका मोलर मास है डिवाइडेड बाय 1। अगर मुझे Na प्लस का निकालना है तो कितना होगा, मोलर मास ऑफ Na डिवाइडेड बाय 1। अगर मुझे मैग्नीशियम का निकालना है तो क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि चार्ज अब मैग्नीशियम पे कितना हो गया, 2। अगर मुझे एल्यूमिनियम आयन का निकालना है तो हो जाएगा मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम। Okay, and similarly if I want to find out the इक्विवेलेंट वेट ऑफ PO4 3 माइनस, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, मोलर मोलर मास ऑफ PO4 3 माइनस डिवाइडेड बाय चार्ज कितना है, 3। अंडरस्टूड। कोई डाउट किसी को इसमें, लेट मी नो। हाँ, मोलर मास ऑफ आयन ले लो, मोलर मास ऑफ वो ले लो, आयन से उसके मोलर मास में थोड़ी कुछ फर्क पड़ेगा रेशमा। आयनिक वेट मतलब हम बात कर रहे हैं मोलर मास ऑफ आयन, चाहे तो चलो उसको ऐसे लिख लो, दिस इज योर मोलर
मास ऑफ आयन, उसका वेट अगर हम बात करें आयन का, इट्स आयनिक वेट ओनली। ओके, हाँ संप्रीता, वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में आएगा जो आप बोल रहे हो, जो कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, लूज हो रहे हैं, वो हम ऑक्सीडे, यहाँ पे मैंने वो आयन यूज किए हैं जिनमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो रहा है, तो हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। तो अगर इंडिविजुअल आयन का आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो आप उसके वैलेंसी से या फिर चार्ज जो भी है आयन पे, उस पे उससे डिवाइड कर दोगे। सेकेंड पार्ट है सॉल्ट्स का। अगर मैं सॉल्ट्स ले रही हूँ तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट जो होगा, इट विल बी इक्वल टू मोलर मास ऑफ सॉल्ट, जो भी सॉल्ट का मोलर मास होगा, डिवाइडेड बाई टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन द सॉल्ट। ठीक है, एग्जाम्पल से बताती हूँ। एग्जाम्पल में आई एम टेकिंग NaCl। ओके, तो NaCl में अगर मुझे इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो किसके इक्वल हो जाएगा, मोलर मास ऑफ NaCl डिवाइडेड बाई 1, बिकॉज Na पे भी एक ही चार्ज हो रहा है प्लस Cl पे भी एक ही चार्ज है, तो 1, दोनों पे एक ही चार्ज है, ऐड नहीं करना है, और वर्ड यूज किया है, टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन द सॉल्ट। अगर हम ले रहे हैं MgSO4 तो उसके लिए इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, मोलर मास ऑफ MgSO4 डिवाइडेड बाई चार्ज कितना होता है इस पे, 2, तो आप कर दोगे 2 से डिवाइड। अगर मैं ले रही हूँ AlCl3 तो वो किस, उसका इक्विवेलेंट वेट किसके इक्वल होगा, मोलर मास डिवाइडेड बाई टोटल चार्ज कितना होगा, 3। अगर हम ले रहे हैं AlPO4, इसके इक्विवेलेंट वेट की बात करेंगे तो मोलर मास ऑफ AlPl4 डिवाइडेड बाई 3, चार्ज क्या होता है, ये एल्यूमिनियम प्लस 3, PO4 3 माइनस, तो चार्ज जो है टोटल, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, इट विल बी योर 3 ओनली। अंडरस्टूड? ये तो आपके पास सिंपल सॉल्ट की वैल्यू आ गई। अब अगर मैं ले लूँ डिफरेंट सॉल्ट, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है Al2SO4 होल थ्राइस। तो जब हम इसको ब्रेक करते हैं तो एल्यूमिनियम पे कौन सा चार्ज होता है, +3, और सल्फर पे कौन सा चार्ज होता है, 2 माइनस, तो दोनों के चार्जेस क्या हो गए आपके पास, डिफरेंट हो गए, यस और नो? दोनों के ऊपर चार्जेस क्या अलग अलग है। अभी तक इन सब में चार्जेस सेम थे तो कोई इशू नहीं था, बट अभी इनके ऊपर चार्जेस डिफरेंट हो गए। तो इस टाइप के सॉल्ट्स में, ठीक है, जहाँ पे आप ले लो AX और BY टाइप के जो सॉल्ट्स होते हैं जिसमें दोनों के ऊपर चार्जेस अलग अलग आ रहे हैं, तो उसके एन फैक्टर को निकालने के लिए जो भी आपके पास चार्जेस हैं उन दोनों को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। गॉट इट और नॉट? समझ में आई ये बात? So these type of salts which have the different charges, for those cases you will just multiply their x and y value। तो अगर मेरे को Al2SO4 होल थ्राइस के लिए निकालना है इक्विवेलेंट वेट, तो कितना हो जाएगा, जो भी मोलर मास है उसका डिवाइडेड बाई, एक के ऊपर 3 चार्ज है, एक के ऊपर 2, 3 2 जा 6। अब चाहे तो लिख लेना 3 × 2 ब्रैकेट में, ताकि ध्यान रहे कैसे आया। ऐसे ही अगर मैं दूसरा एग्जांपल ले लूँ, CA3PO4 होल ट्वाइस। ठीक है, तो कैल्शियम पे यहाँ पे होता है +2 और फॉस्फेट पे होता है यहाँ पे 3 माइनस, तो दोनों के ऊपर अलग अलग चार्ज आ गया। ठीक है, तो इन दैट केस अब अगर मुझे इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो मोलर मास ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट डिवाइडेड बाई 3 2 जा 6, लाइक दिस। गॉट इट? जल्दी बताओ। ओके, ओके, अब यही सॉल्ट्स अगर रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहे हैं, सो
in case of reactions. जैसे मैं ले लूँ 2Na3PO4 plus 3BaCl2 gives 6NaCl plus Ba3PO4 whole twice. ठीक है. सो नाउ इस केस में मुझे इसका इक्विवेलेंट वेट निकाल के बताओ. इसका इक्विवेलेंट वेट, इसका भी और इसका भी, जल्दी से. जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए. सबका एक एक करके बताओ. हाँ, संपदा करेक्ट है. अब Na3PO4 मेरे पास सॉल्ट है ना. ये जब ब्रेक होगा तो किस में ब्रेक होगा? अलग अलग तरीके से. Na प्लस और PO4 3 माइनस. तो दोनों के ऊपर अलग अलग चार्ज है. तो इसका जब मैं इक्विवेलेंट वेट निकालूंगी तो कितना आएगा? जो भी इसका मोलर मास है डिवाइडेड बाई 3 1 ज़ा 3. BaCl2 की बात करें तो ये फॉर्म करेगा Ba+2 और Cl माइनस. तो इसका अगर मुझे इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो मोलर मास डिवाइडेड बाई 2 1 ज़ा 2. NaCl का निकालना है तो Na प्लस और Cl माइनस. तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? मोलर मास डिवाइडेड बाई 1. वेरी सिंपल. इसकी बात करोगे आप तो Ba+2 और PO4 3 माइनस, इसमें ब्रेक होता है. तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा? मोलर मास डिवाइडेड बाई 3 2 ज़ा 6. ओके, यस विवेक, करेक्ट है आपका. गुड. ओके, नाउ कोई भी आपके पास बाइनरी कंपाउंड हो, ठीक है, ये इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो. और भी एक और तरीका है जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं. दैट इज योर कि लेट्स से आई हैव फॉर एनी बाइनरी कंपाउंड, मतलब उसमें अगर 2 कंपाउंड्स आपके पास प्रेजेंट होंगे. लेट्स से मैं एग्जांपल ले रही हूँ Al2SO4 होल थ्राइस. ठीक है, मुझे इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है. तो हम दो तरीके से कर सकते हैं. पहले तो मैं इसका पूरा मोलर मास निकालूंगी. मोलर मास Al2SO4 होल थ्राइस का अगर हम निकालेंगे दैट इज कमिंग आउट टू बी 342. दिस इज योर मोलर मास. और इसका हमको एन फैक्टर पता है कितना आएगा? 3 2 ज़ा 6 डिवाइडेड बाई 6. तो इक्विवेलेंट वेट जो आएगा इसका निकल के दैट इज गोइंग टू बी 57. ओके, इसको हम और एक तरीके से भी कर सकते हैं. इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए फॉर एनी बाइनरी कंपाउंड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम +3 प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ SO4 2 माइनस, इस तरीके से सेपरेट करके भी वी कैन फाइंड आउट. तो एल्यूमिनियम का क्या होता है? 23 डिवाइडेड बाई 3 है ना. आपको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा. अगर आप 3 2 ज़ा 6 या ये सब नहीं करना पड़ेगा. ये टोटल ऐड नहीं करना पड़ेगा फॉर दोज थिंग. और ये आगे यूज में आएगा काफ़ी. इक्विवेलेंट वेट ऑफ SO4 होता है 96 डिवाइडेड बाई, उस पर 2 चार्ज है. ओके, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे दिस इज योर 9 प्लस 48 विच इज अगेन 57. तो दोनों ही केस से आपके पास आंसर क्या आ रहा है? सेम. जो आपको कंफर्टेबल लगे आप उसके हिसाब से अपना इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट कर सकते हो. संप्रदा, इक्विवेलेंट वेट हम 1 मोल के लिए निकालते हैं, ना कि 3 मोल्स. वहाँ पे सोडियम के 3 मोल्स है, वो आप कंसिडर करोगे.
ठीक है, बट हम निकालते इक्विवेलेंट वेट क्या है, स्टार्टिंग में ही बता दिया था, इट इज फाउंड आउट ओनली फॉर 1 मोल। 1 मोल के लिए जो आएगा वो आपको 3 से 2 से किसी से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये जो जिस तरीके से हमने ब्रेक करके फाइंड आउट किया है ना, सेपरेट करके, उसको यूज करके आप इन सब का इक्विवेलेंट वेट निकालो, सेपरेट करके, यू विल फाइंड इट लाइक मोर इजियर। यस संप्रीता, करेक्ट है फर्स्ट का। एक करके बताऊं क्या? चलो इसका बताती हूँ, वाटर का। इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2 आप क्या लिखोगे? इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, जो भी उसमें एटम्स इन्वॉल्व है उसको ब्रेक करके आप लिख दो। हाइड्रोजन का कितना होगा? 1/1। आपको ये तो पता ही है, हाइड्रोजन का तो 1 ही होता है इक्विवेलेंट वेट। और ऑक्सीजन के लिए हम क्या कंसिडर करते हैं? 8 ग्राम्स। ठीक है, तो 1 + 8 टोटल कितना आ गया? इक्विवेलेंट वेट 9 ग्राम। ये तो डेफिनेशन में ही था, तो उससे आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। HCl में भी आपके पास डेफिनेशन में क्या था? इक्विवेलेंट ऑफ वेट ऑफ H प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन, H+Cl-। तो हाइड्रोजन का 1/1 प्लस 35.5/1, दैट इज 36.5। इसमें भी आप इसको अलग इस तरीके से भी लिख सकते थे, 1/1। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। और चार्ज कितना होगा? 2 - 16/2, 80 आएगा। NaCl की बात करो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cl-। ओके, Na के लिए हो जाएगा 23/1, Cl के लिए हो जाएगा 35.5/1, विच इज इक्वल टू 58.5 ग्राम्स। Na2SO4 के लिए अगर मुझे निकालना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2SO4 विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ SO4 2 माइनस। सोडियम का होता है 23/1 प्लस सल्फेट का होता है 96, 2 चार्ज है बाई 2, it is equal to 23 plus 48, which is equal to 71। अंकित 119 किसका निकाला है और कहाँ से निकाला है? प्रशस्ति अभी तो बताया कि 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, बिकॉज ये हम 1 मोल के लिए निकालते हैं। अभी मैंने एक्सप्लेन किया था ये संप्रीता को, शी वॉज ऑल्सो आस्किंग द सेम थिंग। इक्विवेलेंट वेट हम सिर्फ एक ही मोल के लिए निकालते हैं, तो हम कहीं से कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। सोडियम को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ क्या? यहाँ पे नहीं कर रही ना। जो भी उसका मोलर मास है उसको उसके चार्ज से डिवाइड कर रही हूँ। वाटर का चार्ज यहाँ पे हाइड्रोजन के केस में वाटर पे चार्ज तो मोलर मास तो 1 ही होगा ना उसका, और चार्ज कितना होगा H+ आयन पे? 1 ही होगा, तो 1/1। कुछ भी एटम से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं यहाँ पे, उस चीज को कंफ्यूजन में नहीं लेना है। अच्छा हाँ, 48, सॉरी सॉरी, 48। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं, देन वी विल फिनिश द क्लास। Question is your equivalent weight of a metal oxide is 20. Calculate equivalent weight of metal and its chloride. Then nitrates, sulfates,
एंड फॉस्फेट्स। मैं आपको क्लोराइड का करके बता रही हूँ, बाकी आपको होमवर्क में करना है बाकी सबका। ओके, अब मुझे मेटल नहीं पता कि कौन सा है, ठीक है। इस केस में हमको ये वाला कॉन्सेप्ट यूज आएगा जिस तरीके से हम ब्रेक कर रहे हैं। अगर मुझे पता होता मेटल कौन सा है तो मैं बाकी सब मेथड से भी लगा सकती थी, बट राइट नाउ आई डोंट नो कि मेटल कौन सा है। तो कोई भी ऑक्साइड होगा, मेटल और ऑक्सीजन, मेटल पे मुझे नहीं पता कितना चार्ज है, मान लेते हैं एक्स, ऑक्सीजन पे तो 2 ही होता है, तो मेरे पास ऑक्साइड कैसा फॉर्म होगा, M2O, कोई भी टाइप का ऑक्साइड है, M2OX, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगी इसका, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, और ये वैल्यू किसके इक्वल गिवन है, 20। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल तो मुझे नहीं पता, वो यहाँ से निकल जाएगा। ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, 8 इज इक्वल टू 20। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कितना आ गया, 20 माइनस 8 इज 12 ग्राम्स। अब मेरे पास इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल आ गया है, तो मैं इक्विवेलेंट वेट निकाल सकती हूँ किसका, नाइट्रेट्स का भी, सल्फेट्स का भी, फॉस्फेट का भी, ठीक है। तो अभी आपका होमवर्क है नाइट्रेट्स का, सल्फेट्स का एंड फॉस्फेट्स का आपको इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करना है। एक क्वेश्चन और दे रही हूँ होमवर्क में, लास्ट। वन ग्राम of metal nitrate gives 0.86 gram of metal sulfate. Calculate equivalent weight of metal. Okay, so this question is for your homework. ये करना, फिर उसके बाद हम इक्विवेलेंट वेट्स की बात करेंगे फॉर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिडक्शन, देन नॉर्मेलिटी की बात करेंगे, देन टाइट्रेशन। ओके, लाइक दिस चैप्टर विल कीप ऑन गोइंग। कल का होमवर्क सबको याद है?